हेलो एंड वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे होंगे और सेफ होंगे और क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। क्लासेस में आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्लासेस करने में। और हमारा जो सेक्शन चल रहा है सेल डिवीज़न का, उसका आज ये लास्ट सेशन है। इसके पहले मैंने एक सेशन सेल डिवीज़न के ऊपर लिया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। एंड हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था वो मैं थोड़ा सा जल्दी आपको डिफाइन कर देना चाहता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा। जैसा कि आपका ये पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया भी था कि सेल डिवीजन को किसने डिस्कवर किया, तो वर्चाओ ने डिस्कवर किया था। ये आंसर आप लोगों को मैंने बता ही दिया था। उसके बाद मैंने होमवर्क आपको दे रखा था कि वाटसन एंड क्रीक एंड मेंडल एंड स्टर्स वर्ग जो हैं ये किससे संबंधित हैं, तो इनका होमवर्क मैंने आपको दे रखा था। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी बहुत सही किया है और उनको मुझे खुशी होती है जब आप लोग ऐसे आंसर्स करते हो और आपको मैं देखता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हो। मतलब एक अलग सी खुशी होती है कि जब आपके आंसर्स आते हैं और मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ को देख के, ठीक है। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम में इसका आंसर किया कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि जितनी मेहनत से मैं ये चीज़ें को बनाता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, उसमें एक एक चीज़ में फिनिशिंग लाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने ऊपर और ज़्यादा वर्क करता हूँ क्योंकि आप जब अपने ऊपर वर्क करते हो तो मुझे और मज़ा आता है, मैं भी अपने ऊपर वर्क करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया था वो ये है कि द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल फॉर्म, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा नई कोशिकाओं का जन्म होता है, नई कोशिकाएं बनती हैं, तो वो सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन का जो होता है, ये डिवीजन एक बार में नहीं होता है, ये एक साइकिल में होता है। ये एक साइकिल में होता है और उस साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे ज़रूर देखिएगा। आज की हम इस क्लास में मिटोसिस एंड मायोसिस के बारे में ज़रूर देखेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और चीज़ देखेंगे, अमाइटोसिस के बारे में भी देखेंगे। मतलब कि सेल डिवीजन के टाइप्स कितने होते हैं, कितनी तरह से सेल डिवीजन होता है, कितने प्रकार से होता है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से सुन लीजिए। हाउ मेनी स्टेप्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेल साइकिल। तो आपको मैंने बताया कि सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 4 स्टेप्स लगते हैं। कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, तो पहला है जीवन फेज। जल्दी आप लोग मेरे साथ रिवाइज कीजिए जो लोग देखे हुए हैं। इसमें क्या करते हैं, तो इसमें आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। दूसरा जो फेज है इसे हम कहते हैं एस फेज। तो अगर आरएनए का सिंथेसिस हो गया तो अब डीएनए का सिंथेसिस होता है। और याद रखिए ये सिंथेसिस क्यों होता है, क्योंकि किसी भी सेल को टूटने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी तभी मिलेगी जब किसी चीज का सिंथेसिस होगा। एंड थर्ड जो फेज आता है, तीसरा फेज, जिसे हम G2 फेज के नाम से जानते हैं। G2 फेज में जो सेल होती है, ये डिवीजन के लिए सेल जो होती है वो डिवीजन के लिए रेडी हो जाती है, डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। जो सेल होती है वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। G2 फेज में जो सेल होती है वो डिवीजन के लिए क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। एंड नेक्स्ट है, याद रखिए दोस्तों, जिस दिन लिविंग वर्ड का पूरा एमसीक्यू सेशन मैं कंप्लीट करा दूंगा, आपके एक मैराथन क्लास रखूंगा जिसमें लिविंग वर्ड का सारे एमसीक्यू सेशन हम फिर से वही रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। और उन हर एमसीक्यू सेशन को रिपीट करते समय पूरा एक एक पोस्टमार्टम करूंगा मैं। कभी भी लिविंग वर्ड से कोई भी क्वेश्चन कहीं आपसे आ जाएगा, आप उसको गलत नहीं करके आओगे। एंड लास्ट फेज जो है उसे एम फेज के नाम से जानते हैं। एम फेज में क्या होता है, तो याद रखिएगा, एम फेज में जो सेल डिवीजन होता है ये कंप्लीट हो जाता है। सेल डिवीजन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो एम फेज है ये 2 तरह से चलती है, 2 तरह से डिवाइड होता है। किस तरह से, एक होता है कैरियोनाइसिस, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है साइटोनिसिस, ठीक है। तो याद रखिए जो कैरियोनिसिस है एंड साइटोनिसिस है, कैरियोनिसिस में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, मैंने आपको बताया भी था, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसमें किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन 4 फेज में होता है, याद रखिएगा इस चीज को। हालांकि आपके सिलेबस में इतना ज्यादा मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन आप याद रख सकते हैं न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है ये 4 फेज में होता है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे टेलीग्राम के ऊपर बताएंगे कि ये चारों फेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक होता है प्रोफेज, ठीक है, एक होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है
एनाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, एंड चौथा होता है टेलोफेज, चौथा होता है टेलोफेज। तो ये चारों फेज के बारे में आप मुझे बताएंगे कि किस किस फेज में न्यूक्लियस किस किस प्रकार से टूट रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, वही क्रोमैटिन नेटवर्क आगे चल के क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं, क्रोमोसोम्स से डीएनए में कन्वर्ट होते हैं, एंड डीएनए से जीन में कन्वर्ट होता है, जीन से हम जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। सो लास्ट जो हमारा सेशन था लिविंग वर्ड में, वो इसके पहले हमने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था। लिविंग वर्ड की जो शुरुआत थी वो वहाँ से हमने सेल्स पढ़ा, फिर सेल के बाद जेनेटिक्स पढ़ा, सेल जेनेटिक्स के बाद हमने सेल डिवीजन पढ़ा, इसके बाद हम टिश्यू पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा सेशन आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो इतना तो हमने लास्ट के सेशन में डिस्कस किया था, ये वो चीजें हैं जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने इस चीज को एंजॉय भी किया होगा और समझा भी होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजों की, कि जो सेल होता है या सेल डिवीजन होता है उसका खोज किसने किया था, तो वर्चाओ की खोज किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, पहले हम उसको पढ़ेंगे फिर हम एमसीक्यू सेशन को करेंगे, ठीक है। जो हमारा आज का सेशन है वो है सेल डिवीजन के टाइप के ऊपर। किसके ऊपर है, तो सेल डिवीजन का जो टाइप है, सेल डिवीजन टाइप्स के ऊपर है, टाइप के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो सेल डिवीजन का जो टाइप होता है ये कुल 3 तरह का होता है। कितनी तरह का होता है, तो ये बेसिकली 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है अमाइटोसिस, ठीक है, अमाइटोसिस, ठीक है। दूसरा होता है माइटोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस, मैं इसका हिंदी भी बता दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड तीसरा होता है मियोसिस, तीसरा होता है मियोसिस, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इनकी हिंदी क्या है वो भी मैं पहले लिख देता हूं, जिससे हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो। तो अमाइटोसिस को असूत्री विभाजन कहते हैं। असूत्री विभाजन, इसके नाम से भी आप पकड़ सकते हैं कि जो भी विभाजित होगा, जो भी चीज बनेगी, उसमें पिछली किसी भी चीज का एक तरह से कह सकते हो सूत्र नहीं होगा, उसका कोई चीजें कन्वर्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा होता है माइटोसिस को हम बोलते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। एंड मियोसिस को हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस को हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो दोनों विभाजन हैं ये अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ने वाले हैं, पहले हम अमाइटोसिस के बारे में जान लेते हैं। तो जो अमाइटोसिस होता है यानी असूत्री विभाजन जो होता है ये किस में होता है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। मैंने इसके बारे में भी काफी डिटेल में बता दिया, लेकिन आगे भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में होता है किसका, असूत्री विभाजन। और प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार के सेल में होता है, तो यूनिसेलुलर में होता है। किस में होता है, यूनिसेलुलर, जिसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर के अंदर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब याद रखिएगा कि ये जो विभाजन होता है इसमें साइटोप्लाज्म का कोई हिस्सा अलग होकर एक नए सेल का निर्माण करता है। मतलब सिंपल सा है कि इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा या कोई हिस्सा अलग होकर, साइटोप्लाज्म का कोई हिस्सा अलग होकर एक नए सेल का निर्माण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नए सेल का निर्माण करता है, एक नए सेल का निर्माण करता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा या कोई हिस्सा जो होता है वो अलग होकर के किसका निर्माण करता है, नए सेल का निर्माण करता है। इसके एग्जांपल्स में आपको पता ही है, यूनिसेलुलर में कौन कौन आता है, तो आपको पता होगा अमीबा आता है, ठीक है, अमीबा आता है, फिर पैरामीशियम आता है, ठीक है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, उसके बाद ईस्ट आता है, बैक्टीरिया आती है, ठीक है, बैक्टीरियाज आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
फिर युगलिना आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, युगलिना आता है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल। तो आपको अमाइटोसिस का मतलब समझ में आया कि जब साइटोप्लाज्म का कोई भी एक हिस्सा अलग होके किसी भी नए सेल का निर्माण कर दे, साइटोप्लाज्म का, ना कि न्यूक्लियस का, साइटोप्लाज्म का। यानी अमाइटोसिस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का कोई भी हिस्सा अलग होकर के किसी नए सेल का निर्माण कर दे तो उसे हम अमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, हमारा दूसरा है माइटोसिस। दूसरा है माइटोसिस। माइटोसिस को हम बोलते हैं समसूत्री। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। अगर हम माइटोसिस के बारे में देखें कि माइटोसिस क्या होता है, इसके अंदर किस तरह से डिवीजन होता है, तो देखिए माइटोसिस के अंदर जो डिवीजन होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर में होता है। देखिए यूकैरियोटिक सेल में होता है, किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ ये किस में होता है? मल्टी सेलुलर में होता है। ये जो डिवीजन होता है ये किस में होता है? मल्टी सेलुलर, यानी कि हम लोग जैसे होते हैं मल्टी सेलुलर में आते हैं, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर में होता है। अब आपको पता है कि अगर हम लोगों के अंदर डिवीजन हो या हमें नए जीव प्रदान करने हो तो उस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखिएगा, उसमें क्रोमोसोम्स, जीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं। तो होता क्या है कि बॉडी सेल में सबसे ज़्यादा डिवीजन होता है, जो क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे जब कोई भी नई सेल बनेगी, याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये पुरानी सेल है, इससे अगर कोई नई सेल बन रही है तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर होगा, पहले वाले बॉडी के सेल के अंदर होगा, ठीक है, क्रोमोसोम जितना इसके अंदर होगा उसी तरह से उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां भी होगा। तो हमारे अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 पेयर होती है। हमारे अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पेयर होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि पेरेंट सेल में, या कह सकते हो कि जो सेल बनी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं, तो उसी तरह से हमारी बॉडी के से जो भी नई सेल निर्मित होगी उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होंगी? 46 ही होंगी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? तो आप लिख सकते हैं बॉडी सेल में इसका निर्माण होता है। ये जो निर्मित होती हैं ये कहां होती हैं? बॉडी सेल में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल टूट करके 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। एक पेरेंट सेल टूट करके किस में कन्वर्ट होती है? 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। तो जो ऊपर है ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, और नीचे जो ये दोनों हैं इन्हें हम डॉटर सेल बोल सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो इक्वल होता है। तो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, किसमें? मिटोसिस में या माइटोसिस में। समसूत्री का मतलब ही हो गया कि भैया जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होगा उतना ही क्रोमोसोम किस में होगा? डॉटर सेल में होगा। और अर्धसूत्री का मतलब होता है कि जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होगा उसका आधा क्रोमोसोम किस में होगा? डॉटर सेल में होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें कोई भी नो जेनेटिक वेरिएशन हियर, कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है और ये 4 फेज में कंप्लीट होती है। यहां आप एक चीज नोट कर सकते हैं, नो जेनेटिक वेरिएशन हियर। नो जेनेटिक वेरिएशन मतलब जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, नहीं होता है। पेड़ पौधों के अंदर सबसे ज्यादा होता है ये, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है वो क्या है? वो है मियोसिस। उसे हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, मियोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी यूकैरियोट्स में होता है। किसमें होता है? यूकैरियोट्स में होता है। और ये मल्टी सेलुलर में होता है। किसमें होता है?
मल्टी सेलुलर में होता है, मल्टी सेलुलर में होता है। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है लिखते टाइम पे, तो उसको आप लोग ध्यान से देखा कीजिए। और ये किसके थ्रू होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो माइटोसिस होता है, जो अभी हमने पढ़ा, एक माइटोसिस, ठीक है, दूसरा वाला माइटोसिस, ये बॉडी सेल के थ्रू होता है। इसका जो निर्माण होता है नए सेल का, ये बॉडी सेल के थ्रू होता है। जैसे पेड़ पौधे, जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी सेल के थ्रू करते हैं। लेकिन यहां पे जो निर्माण होता है, यहां पे सेक्स सेल के थ्रू होता है, सेक्स सेल के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, अब देखिए, अगर एक माता और एक पिता है, तो माता के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, पिता के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है। तो जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर कितना होगा, 46 हो गया। लेकिन यहां पे आप 46 एंड 46 अगर आप देखोगे तो 23 पेयर यहां भी है एंड 23 पेयर यहां भी है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 46 पेयर हो गए। तो याद रखिए, जब इस 46 पेयर से किसी एक नए सेल का निर्माण हुआ, एक बच्चे का निर्माण हुआ, तो उसके अंदर 23 पेयर ही आया। मतलब क्या हुआ कि 46 का हाफ आ जाता है। तो इसीलिए इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये किसके अंदर होता है, तो एनिमल्स, यानी कह सकते हो जीव जंतु, या खास करके कह सकते हो मनुष्यों के अंदर। अगर आप एग्जाम्पल याद रखना चाहते हो तो मनुष्यों के अंदर आप याद रख सकते हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब हो गया कि जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उसके आधे क्रोमोसोम नई जो डॉटर सेल बनेगी उसमें कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब याद रखिए, यहां भी एक पेरेंट से यानी एक पेरेंट जो सेल होगी उससे 4 डॉटर सेल निर्मित होती है, 4 डॉटर सेल निर्मित होती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो आधी हो जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जेनेटिक वेरिएशन होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे बहुत सारे हम लोगों के अंदर गुण जो होते हैं वो अपने पुरखों के या पूर्वजों के आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन होता है। और ये 2 स्टेप्स में कवर होता है, जैसे हम मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 फेज कहते हैं। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 फेज के अंदर ये जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्लियर हो गया। तो इतना सा डिटेल था जो आपको डिस्कस करना था। आगे बढ़ते हैं एमसीक्यू के ऊपर। तो जो हमारा एमसीक्यू है, बट उसके पहले जो बच्चों ने अभी तक अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो नहीं भेजे हैं, तो वो लिख के भेज दें इस व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लिंक दी गई है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा केबीएस का सबसे बेहतरीन कोर्स ऐप के ऊपर अवेलेबल है, जाइए विजिट कीजिए। उसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताना है, बस इतना कहना चाहता हूँ, लास्ट 3 मंथ में 900+ स्टूडेंट्स हमें इनरोल कर चुके हैं और वहाँ से अपनी नोट्स, अपने वीडियोज़ को देख करके नोट्स बना चुके हैं। उनका रिस्पॉन्स अगर देखना हो तो आप प्रीवियस के कुछ वीडियोज़ हैं जिनमें रिस्पॉन्स हमने दिखाया है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत अच्छा बेहतरीन कोर्स है। आपको डेमो क्लासेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिलेगी एंड जैसे ही ऐप आप इंस्टॉल करोगे उसमें भी अवेलेबल मिलेगी। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो दिया गया है उसके ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसको कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है एक्चुअल में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। जो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का उसे हम क्या कहते हैं। तो भैया यही तो मैंने आपको बताया था कि जो एम फेज होता है, एम फेज होता है, ठीक है, एम फेज ये 2 तरह से होता है। उसमें पहला होता है कैरियोनेसिस एंड दूसरा होता है साइटोनेसिस। तो जो डिवीजन होता है न्यूक्लियस का उसे हम कैरियोनेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। और जो डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का उसे हम क्या कहते हैं, साइटोनेसिस कहते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। कैरियोनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस में जो डिवीजन होता है वो किसका होता है, साइटोप्लाज्म का होता है। आपका होमवर्क है अमाइटोसिस के बारे में आप मुझे बताएंगे और माइटोसिस के भी बारे में आप मुझे बताएंगे, लिख के भेजेंगे जिस तरह से आप लोग टेलीग्राम पे भेजते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी स्टेप्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट न्यूक्लियस डिवीजन। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना स्टेप्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी न्यूक्लियस डिवीजन के लिए। तो मैंने अभी जस्ट बताया ना कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो कैरियोनेसिस में होता है, और ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ये 4 स्टेप्स में होता है। आपको याद आना चाहिए, मैंने बताया था आपको प्रोफेज,
मैंने आपको बताया था प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज। मैंने आपको बताया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये आपको होमवर्क भी मैंने दिया है। तो इनमें से 4 फेज से न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। मैं आपको थोड़ा सा बस बता देना चाहता हूं कि प्रोफेज के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क होती है वो क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 नए क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे याद रखिए, अगर मान लीजिए ये एक सेल है और इसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक और पार्ट होता है, न्यूक्लियोलस होता है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से न्यूक्लियोलस तक ये क्रोमेटिन नेटवर्क हैं जो जुड़ी होती हैं, और यही क्रोमेटिन नेटवर्क टूट करके किस में बदल जाती हैं, क्रोमोसोम्स में, और एक क्रोमोसोम्स कन्वर्ट हो जाता है 2 क्रोमोसोम्स में। तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी प्रोफेज में होती है। अगर आप बात करोगे मेटाफेज की, तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क जो होते हैं वो टूट करके किस में बदल जाते हैं, सॉरी देखिए प्रोफेज में ये नहीं होता, क्रोमेटिन नेटवर्क इसमें होते हैं। जो प्रोसेस अभी मैंने बताया वो मेटाफेज में होता है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के मेम्ब्रेन जो होता है वो गायब हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, ये जो मेम्ब्रेन गायब होगा तभी ये क्रोमेटिन नेटवर्क टूटेगा। तो न्यूक्लियोलस का मेम्ब्रेन गायब हो जाता है और न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। तो पहला फेज तो यही है कि जहां पे मेम्ब्रेन दोनों की गायब हो जाएगी। दूसरे फेज में क्रोमेटिन नेटवर्क क्रोमोसोम से कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरे फेज में यानी कि एना फेज में क्या होता है कि जब 2 न्यूक्लियस का निर्माण होता है, ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लियस का निर्माण होगा। भाई सिंपल सी बात है, 2 क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे, 2 न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। इसी तरह से टेलोफेज की अगर हम बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, और ये भी 2 न्यू फेज में होता है, और फिर इंटरफेज शुरू हो जाता है। जिस तरह से मैंने आपको इंटरफेज बताया था, जिसमें G1, G2, S फेज आता है, 3 फेज इंटरनल फेज शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो कितने फेज में होता है, कितने स्टेप्स में होता है। तो 4 स्टेप्स में होता है। कौन कौन सा, प्रो, मेटा, एना एंड लास्ट है आपका टेलो। ठीक है, तो ये 4 फेज है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कितने तरह के सेल डिवीजन होते हैं, तो 3 तरह के सेल डिवीजन होते हैं। कौन कौन से, तो ये तीनों का नाम, अमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस, इसको हम कहते हैं असूत्री, दूसरा है माइटोसिस जिसको हम कहते हैं समसूत्री का मतलब हो गया कि जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल और डॉटर सेल में इक्वल होती है, उसे हम समसूत्री कहते हैं। एंड थर्ड होता है मियोसिस, इसे हम अर्धसूत्री कहते हैं, जिसमें पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स की संख्या डॉटर सेल के क्रोमोसोम्स की संख्या के पेरेंट सेल का जो क्रोमोसोम होता है वो डॉटर सेल में आधा हो जाता है। तो ये 3 फेज होते हैं जिसमें सेल डिवीजन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सेशन था आज का, जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं। बाकी का जो सेशन है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।